नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आगामी एग्ज़ाम की। हम लोग दोस्तों प्रयास जरूर करते हैं कि आपके लिए लगातार क्लासेस लेकर आते रहें। बीच में नहीं लेकर आ पा रहे हैं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बहुत ज़्यादा दोस्तों व्यस्तता है। एक वीडियो बनाने में भी दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, इसके पीछे का जो कंटेंट है उसको तैयार करने में भी समय लगता है। अभी दोस्तों वो समय हमें अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, इस कारण से रेगुलर क्लासेस नहीं आ रही हैं, लेकिन ज़रूर भविष्य में दोस्तों आएंगी, इसका मैं आपको डेफिनेटली आश्वस्त करता हूं। आप थोड़ा सा हमारी तरफ से एश्योरेंस रखिए कि डेफिनेटली हम क्लासेस लेकर आएंगे, और तब तक आप दोस्तों पूरे मनोयोग से अपनी तैयारी करिए। अभी तक दोस्तों ऐसा नहीं है, हमने इस सीरीज़ में भी 19 पार्ट अभी तक अपलोड कर दिए हैं। ये 20वीं क्लास है, और अभी तक अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो जरूर देखिए दोस्तों, डेफिनेटली आपको मजा आएगा। बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी। टीचिंग एप्टीट्यूड दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको अपनी सोच को विकसित करना है, डेवलप करना है। तो यहाँ पर दोस्तों फैक्ट्स के संग संग कुछ सैद्धांतिक चीजें हैं जिनको आप जब जितना ज़्यादा पढ़ते हैं उतना वो आपके अंदर आती चली जाती हैं। एक एप्टीट्यूड दोस्तों एक ऐसा गुण है ना जिसको कि आप एकदम से नहीं सीखते, ये धीरे 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 करके आपकी विकसित होती है। ये कब आपके अंदर डेवलप हो जाएगी आपको भी नहीं पता लगेगा। तो इसलिए दोस्तों मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि पूरी क्लासेस को देखें। हो सकता है कि एट ए टाइम ये बोरिंग लगे, या हो सकता है कि कभी कभार आपका मन ना करे, लेकिन कोई बात नहीं, आप क्लास को हमेशा पूरा देखा करें। हो सकता है अभी आधी देखें फिर बाद में आधी पूरी देख लो, लेकिन देखो जरूर पूरा, जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आज की क्लास दोस्तों बहुत बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आज हम आपके लिए दोस्तों बहुत फैक्चुअल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी पे। तो दोस्तों ये बड़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, बिल्कुल आपके काम आएगी। चाहे आप प्रवक्ता स्क्रीनिंग की तैयारी करते हो, चाहे उत्तराखंड एलटी की तैयारी करते हो, डीएलएड की एग्जाम की तैयारी करोगे आगे जाके, या फिर किसी अन्य एग्जाम जहां पर आपसे शिक्षण अभिरुचि पूछा जाएगा, तो वहां पर दोस्तों ये आपके डेफिनेटली मदद करने वाली है। तो आज की क्लास को दोस्तों शुरू करेंगे, और पहले जैसे मैंने पहले बोला है, हमेशा क्लास को पूरा देखें तभी जाके 100% लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं एक और मॉडल पेपर एलटी और प्रवक्ता के लिए। दोस्तों ये बड़ा महत्वपूर्ण मॉडल पेपर होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर आधारित है, शिक्षा मनोविज्ञान के, एजुकेशनल साइकोलॉजी पर। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, किस दार्शनिक के विचारों से शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत मानी जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कहाँ से दोस्तों आपने मानते हैं कि भैया जो शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत हुई? पेस्टोलॉजी, रूसो, अरस्तु या फिर हर्बर्ट? बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, राइट आंसर है अरस्तु। ठीक है, अरस्तु और इसके अलावा दोस्तों प्लेटो, ये दो ऐसे हैं। प्लेटो के ही शिष्य थे अरस्तु, मतलब अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लेटो थे। ठीक है ना। तो इनके विचारों से ही दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत मानी जाती है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब यह है कि एजुकेशन में जब हम मनोविज्ञान के नियमों का प्रयोग करते हैं तो उसको हम शिक्षा मनोविज्ञान बोलते हैं। ठीक, तो इनका ये मानना था कि जो हर बच्चा है वो डिफरेंट है। अगर वो डिफरेंट है तो व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले कोई नहीं ध्यान देता था। व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि भैया जो एजुकेशन है वो उपयुक्त होनी चाहिए, उपयुक्त शिक्षा होनी चाहिए। नैतिक शिक्षा को लिमिटेड करो, यानी कि उपदेश कम दो, उसको लिमिटेशन किया जाए। ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों इन्होंने बोला कि जितने भी विचार होते हैं अगर उनमें सहचर्य हो जाए, यानी कि एसोसिएशन हो जाए, तो उसी से अंडरस्टैंडिंग और रिकॉल होती है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं एजुकेशन में मनोवैज्ञानिक के नियमों का प्रयोग था। तो इसलिए इन दार्शनिक के विचारों से ही शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? अरस्तु और प्लेटो दोनों इसके होंगे। कभी अगर एग्जाम में प्लेटो आता है तो प्लेटो भी राइट आंसर है, अरस्तु, क्योंकि अरस्तु और प्लेटो हम कह सकते हैं ये दोनों एक ऐसे दार्शनिक थे, इनसे ही एजुकेशनल साइकोलॉजी की आप शुरुआत मान सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जो कि आपका एजुकेशन साइकोलॉजी पर रिलेटेड है। देखिए अनुभववाद का जनक किसे माना जाता है? अनुभववाद का पितामह कह सकते हैं या जनक बोलेंगे, वो दोस्तों किसको माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक, रूसो, जॉन कोमेनियस, हर्बर्ट या फिर जॉन लॉक? तो बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अनुभववाद का जनक दोस्तों जॉन लॉक को दोस्तों माना जाता है। देखिए जॉन लॉक एक महत्वपूर्ण साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने दोस्तों एक हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना दोस्तों बनाई कि जो कोई भी व्यक्ति होता है वो
एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण सीखता है। और उसका जो माइंड है दोस्तों वो एक कोरी पट्टी के समान होता है, कोरी पट्टी यानी कि खाली है। अब जितना उसको दोस्तों अनुभव मिलेंगे तो उसी के आधार पर दोस्तों वो सीखता चला जाता है, यानी कि इसको भरता चला जाता है, इसको लिखता चला जाता है। तो इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, अनुभववाद, एम्पेरिसिज्म, ठीक है ना। तो एम्पेरिसिज्म के जनक या प्रवर्तक जॉन लॉक को माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, शैक्षिक अध्यापन यानी कि एजुकेशनल पेडागोगी के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट, एजुकेशनल पेडागोगी के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। हर्बर्ट थे, अरस्तु थे, प्लेटो थे या फिर रूसो थे। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका रूसो, जे रूसो। फ्रांस के साइकोलॉजिस्ट थे दोस्तों, ये बड़े महत्वपूर्ण शिक्षक मनोविज्ञानी हैं दोस्तों, आप इसको मान सकते हैं। और इनके द्वारा दोस्तों एजुकेशनल पेडागोगी के सिद्धांत का दोस्तों प्रतिपादन किया गया था, ठीक है ना। इन्होंने इस बात पे बल डाला था कि भैया जो स्वाभाविक रुझान होता है उन्हीं के अनुसार ही बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, नेचुरल इंक्लिनेशंस, ठीक है ना। जो बच्चे का जिसमें रुचि है उसी के अनुसार ही दोस्तों उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। तो रूसो शैक्षिक अध्यापन के प्रतिपादक। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, इमाइल पुस्तक के लेखक कौन है। इमाइल एक बहुत महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों। इस बुक के लेखक कौन है, जुआन विवास हैं, अरस्तु है, रूसो है या फिर प्लेटो। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अगेन रूसो इसके लेखक हैं। इमाइल दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बुक है। इसका प्रकाशन भी पूछा जाता है दोस्तों, 1762 में दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था। और इसमें दोस्तों विशेष रूप से इसी बात पे बल डाला गया था कि जो कोई भी व्यक्ति है वो कोई भी ज्ञान का अर्जन अपनी अनुभूति के कारण करता है, ठीक है। और कोई भी बच्चा है उसमें जब आप उसको शिक्षा दी जाती है तो उसके स्वाभाविक रुझान के अनुसार उसको शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक। तो इमाइल बहुत महत्वपूर्ण बुक है साइकोलॉजी की, तो दोस्तों ये रूसो के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयुक्त शिक्षा मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है। प्रयुक्त का मतलब है अप्लाइड एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, किसको माना जाता है। मतलब इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जिसने एजुकेशनल साइकोलॉजी के सिद्धांतों का एक्चुअली में अप्लाई किया वो किसको माना जाता है। तो जे.एच. पेस्टोलॉजी है, हर्बर्ट स्पेंसर है, रूसो है या फिर विलियम जेम्स। राइट आंसर है दोस्तों इसका जे.एच. पेस्टोलॉजी। देखिए जो जे.एच. पेस्टोलॉजी थे ये रूसो से काफ़ी प्रभावित थे। अब जो रूसो के द्वारा जो भी नियम दिए गए थे दोस्तों इन्होंने उसको अप्लाई किया, यानी कि जो बच्चे हैं उनके स्वाभाविक रुझानों के अनुसार, यानी कि उनकी अभिरुचि, उनकी जो रुचियां हैं उनके अनुसार ही दोस्तों बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। तो इसीलिए दोस्तों इनको अप्लाइड एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है, प्रयुक्त शिक्षा मनोवैज्ञानिक बोला जाता है। क्योंकि जो बच्चा है उसको जो पसंद है, उसकी जहाँ पर उसको लगता है अच्छा, उसी के अनुसार दोस्तों उसको पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो रूसो से काफ़ी ये प्रभावित थे। तो जे.एच. पेस्टोलॉजी इज द राइट आंसर। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक अध्यापन यानी कि साइंटिफिक पेडागोगी के जनक किसको माना जाता है। अभी तक दोस्तों जो बात चल रही थी, देखिए नियम बनाए गए, नियम के बाद उसको अप्लाई किसने किया। अब साइंटिफिक तरीके से जो पेडागोगी के नियम है उनको अप्लाई किसके द्वारा किया गया, या वैज्ञानिक अध्यापन का जनक किसे माना जाता है। हर्बर्ट हैं, विलियम वुंट है, विलियम जेम्स हैं या फिर प्लेटो। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हर्बर्ट, जोहान हर्बर्ट। इनके द्वारा ही दोस्तों साइंटिफिक पेडागोगी का स्टार्टिंग की गई। देखिए इन्होंने क्या किए थे, पंचपदी प्रणाली दी थी। मैंने आपको दोस्तों हर्बर्ट के बारे में पहले ही बताया था। इन्होंने बताया था कि भाई जो आप पढ़ाते समय छात्र है तो छात्र के मेंटल सेट पे ज़्यादा बल देना है। तो इसमें क्या बताई थी उन्होंने, फिक्स 5 स्टेप बताए थे कि आपको फॉर्मल स्टेप ये फॉलो करने हैं। तो ये एक तरीके से क्या था, एक साइंटिफिक वे था पेडागोगी के नियम को, मतलब या मनोविज्ञान के नियमों को एजुकेशन में अप्लाई करने का, ठीक है ना। तो इसलिए जो हर्बर्ट है, हर्बर्ट को दोस्तों वैज्ञानिक अध्यापन का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने खोली। साइकोलॉजी की प्रथम प्रयोगशाला विलियम जेम्स, जी.एस. हॉल, विलियम वुंट या फिर प्लेटो। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों विलियम वुंट। विलियम वुंट दोस्तों प्रभावित थे हर्बर्ट से, क्योंकि हर्बर्ट एक पहले ऐसे वैज्ञानिक, मतलब एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने दोस्तों साइंटिफिक तरीके से पेडागोगी के नियमों को
एजुकेशन में अप्लाई किया था या मनोविज्ञान के नियमों को अप्लाई करने का तरीका बताया था। तो जो इसी क्रम में विलियम वुंट थे, इन्होंने दोस्तों पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला दोस्तों खोली थी। हर्बर्ट के द्वारा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट नियम दिए गए थे, जैसे कि इसमें आता है चेतना का सिद्धांत। ठीक है, चेतना का सिद्धांत, ये इसको हम कह सकते हैं थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा एक और सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था दोस्तों, थ्योरी ऑफ अपरसेप्शन। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ अपरसेप्शन का मतलब यह है संप्रत्यक्षण का सिद्धांत। ठीक है, इस पर इन्होंने कार्य किया था। हर्बर्ट के इन दो सिद्धांतों पर इन्होंने कार्य किया था। किसने? विलियम वुंट ने। तो विलियम वुंट ने दोस्तों सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली थी 1879 में दोस्तों, इनके द्वारा खोली गई थी। किसकी थी? मनोविज्ञान की। ध्यान रखना है कि साइकोलॉजी की प्रथम प्रयोगशाला दोस्तों इनके द्वारा खोली गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान का पितामह DC बर्नलाइनर ने किसे माना है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान का पितामह DC बर्नलाइनर एक दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत जाने माने मनोवैज्ञानिक हैं। इनके द्वारा किसको माना गया है शिक्षा मनोविज्ञान का पितामह? जॉन डीवी, अरस्तु, विलियम जेम्स या फिर प्लेटो? तो राइट आंसर है दोस्तों विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स को ही दोस्तों एजुकेशनल साइकोलॉजी का पितामह DC बर्नलाइनर ने माना था। विलियम जेम्स दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके दोस्तों शिष्य थे GC हॉल और उनके जो शिष्य थे वो थे जॉन डीवी। ठीक है, ये दोस्तों बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन सभी ने दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में। तो विलियम जेम्स, इनको दोस्तों मनोविज्ञान का भी पितामह माना जाता है वैसे अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में मनोविज्ञान का पितामह, एक तो एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि केवल एजुकेशन में साइकोलॉजी का प्रयोग, एक होता है खाली साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का भी पितामह विलियम जेम्स को ही माना जाता है अमेरिका में। ठीक है ना, तो अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक भी इन्हीं को ही बोला गया है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा लिखी गई? जॉन डीवी, विलियम जेम्स, प्लेटो या फिर हर्बर्ट? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स ने दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक लिखी थी और इसी बुक के कारण ही दोस्तों इनको माना जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी का पितामह या अमेरिका में साइकोलॉजी का पितामह दोस्तों माना जाता है, क्योंकि इसमें दोस्तों इन्होंने साइकोलॉजी के ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण नियम दिए थे जो कि दोस्तों काफ़ी आगे समय तक काम आते रहे, इवन एजुकेशन में और वैसे भी मनोविज्ञान में तो आने ही थे उन्होंने काम। ठीक है ना, तो बहुत इन्होंने दोस्तों मशहूर ये जो बुक थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 में दोस्तों इनके द्वारा लिखी गई थी। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, टॉक्स टू टीचर ऑन साइकोलॉजी किताब किस मनोवैज्ञानिक के दिए गए भाषणों का संकलन है? टॉक्स टू टीचर ऑन साइकोलॉजी, विलियम जेम्स, जॉन डीवी, जॉन पियाजे, बेंजामिन ब्लूम? राइट आंसर दोस्तों अगेन है विलियम जेम्स। अब देखिए विलियम जेम्स के दोस्तों जितने भी लेक्चर दिए गए थे उन सबको कलेक्ट करके दोस्तों एक बुक बनाई गई जिसका नाम है टॉक्स टू टीचर ऑन साइकोलॉजी। तो ये दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की पहली बुक भी इसको बोल सकते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली बुक। अभी देखिए उससे ऊपर जो बुक हमने बताई थी वो थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, वो तो मनोविज्ञान की बुक हो गई। ये शिक्षा मनोविज्ञान की, देखिए शिक्षा मनोविज्ञान में भी क्योंकि मैंने पहले बोला कि इन्होंने बहुत अपनी तरफ से योगदान दिया, तो इनके द्वारा जितने भी दोस्तों जो लेक्चर दिए गए थे कि उनका संकलन किया गया था उसी को बोला गया टॉक्स टू टीचर ऑन साइकोलॉजी। और ये दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान की पहली बुक भी मानी जाती है, क्योंकि इसमें शिक्षा मनोविज्ञान के कई सारे उनके द्वारा नियम बताए गए थे, तरीके इनके द्वारा बताए गए थे। तो पहली बुक दोस्तों इसको माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, किसने अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना करी एवं पहली पेडागोजिकल कार्यशाला यानी कि पेडागोजिकल वर्कशॉप की स्थापना करी थी? जॉन डीवी, GS हॉल, विलियम जेम्स या फिर हर्बर्ट? राइट आंसर इसका दोस्तों है B, GS हॉल। GS हॉल किसके शिष्य थे दोस्तों? विलियम जेम्स के। तो विलियम जेम्स के दोस्तों शिष्य थे, इन्होंने दोस्तों अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना करी थी। पहले अध्यक्ष भी दोस्तों वो इसी के थे। 1892 में दोस्तों इनके द्वारा स्थापना की गई थी। और इसके अलावा दोस्तों इन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी की साइंटिफिक स्टडी के लिए पहली पेडागोजिकल कार्यशाला का स्थापन किया था। ठीक है, इस कार्यशाला से दोस्तों जर्नल्स निकलते थे जो कि पेडागोजी पर आधारित होते थे, आज भी दोस्तों निकलते हैं डिफरेंट डिफरेंट नेम से। तो पेडागोजिकल कार्यशाला GS हॉल के द्वारा स्थापित की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, किसके द्वारा अमेरिका में शिक्षा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है शिक्षा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला। इससे पहले हमने पढ़ा था मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला, वो तो वुंट ने स्थापित की थी। यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान की बात हो रही है, ठीक है। तो जीएस हॉल, विलियम जेम्स, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक या फिर जॉन डेवी। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका जॉन डेवी। जॉन डेवी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। मैंने पहले बोला कि बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, आदमी हैं ये। जीएस हॉल के दोस्तों शिष्य थे, ठीक है। तो जॉन डीवी किसके शिष्य थे? जीएस हॉल के। अब जो जॉन डीवी थे दोस्तों, इन्होंने अमेरिका में पहली शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को दोस्तों इन्होंने स्थापित किया था। इन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में 1894 में दोस्तों इस प्रयोगशाला को स्थापित किया था, ठीक है ना। तो ये भी वही है दोस्तों कि साइंटिफिक वे में स्टडी करने के लिए दोस्तों इस प्रयोगशाला को स्थापित किया गया था। इनके द्वारा दोस्तों कई सारे नियम दिए गए थे, जैसे कि पहला तो यह है कि बच्चे को हमेशा सक्रिय अभ्यर्थी माना जाए, ठीक है, उसको निष्क्रिय ना माना जाए, ठीक। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने ये भी दिया था कि बच्चे के समायोजन पे ध्यान दिया जाए। जो बच्चा है अपने अगल बगल से या अपने पर्यावरण से किस तरह से समायोजन करता है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। और जो उत्तम शिक्षा यानी कि क्वालिटी एजुकेशन है वो सभी को दी जानी चाहिए। ऐसा है, इसमें गरीबी और अमीरी का फर्क नहीं होना चाहिए। तो कोई धनी व्यक्ति है, ऐसा नहीं कि उसको उत्तम क्वालिटी की शिक्षा दी जा रही है और जो गरीब है उसको अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही है। तो क्वालिटी की शिक्षा सभी को होनी चाहिए। विद्यार्थी हमेशा सक्रिय होना चाहिए। सक्रिय का मतलब ये न है कि भैया सक्रिय रूप से क्लास में वो पार्टिसिपेट करे। ऐसा नहीं कि निष्क्रिय होके केवल शिक्षक का लेक्चर ही सुनता रहे, तो वो नहीं, सक्रिय उनके द्वारा माना गया। तो जॉन डीवी का बहुत योगदान है एजुकेशनल साइकोलॉजी में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मेंटल फटीग का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। मेंटल फटीग का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? जॉन डीवी, अल्फ्रेड बिने, लेविस टर्मन या फिर एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। राइट आंसर है दोस्तों अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने दोस्तों जिनको अपने मशहूर बुद्धि परीक्षण के लिए जाना जाता है। पहला बुद्धि परीक्षण भी दोस्तों इनके द्वारा ही तैयार किया गया था, आधुनिक बुद्धि परीक्षण। तो इनके द्वारा ही दोस्तों मेंटल फटीग का प्रकाशन किया गया था। इन्होंने दोस्तों प्रयोगात्मक विधि का ज़्यादा प्रयोग किया था, मतलब प्रयोगात्मक विधि को दोस्तों इन्होंने ज़्यादा समर्थन किया था, उसका उपयोग करने का ज़्यादा इनके द्वारा प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रथम आधुनिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब किया गया था। अब देखिए वही प्रश्न आ गया है, प्रथम आधुनिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब किया गया? 1901, 1903, 1905 या फिर 1907। राइट आंसर है दोस्तों 1905 में। कौन कौन थे दोस्तों? अल्फ्रेड बिने, ठीक है ना, अल्फ्रेड बिने, ठीक, इनके द्वारा ही दोस्तों क्या किया गया था? आधुनिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था 1905 में, ठीक है ना। तो इनके संग और कौन थे? साइमन भी थे, ठीक है। तो इसलिए इसको बिने साइमन परीक्षण भी बोला जाता है, ठीक है। तो अल्फ्रेड बिने और साइमन, वैसे मेन इनका काम यही था अल्फ्रेड बिने का। तो इसमें फिर बाद में क्या हुए थे कि काफ़ी सारे संशोधन किए गए थे, तो कई सारे इसमें संशोधन हुए। तो लेकिन जो पहला आधुनिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण था 1905 में अल्फ्रेड बिने और साइमन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का निर्माण किसने किया। अब देखिए स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, अल्फ्रेड बिने, स्टैनफोर्ड, लेविस टर्मन या फिर विलियम स्टर्न। तो देखिए स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि जो अल्फ्रेड बिने के द्वारा पहला बुद्धि परीक्षण जो कि 1905 में हुआ उसको किया गया। उसके बाद उसमें कई तरह के संशोधन किए गए। उसके बाद जब उसमें कई सारे संशोधन किए गए तो बाद में दोस्तों लेविस टर्मन थे, इनके द्वारा दोस्तों स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का निर्माण किया गया था। ये निर्माण किया गया था 1916 में। अब इसका नाम स्टैनफोर्ड कैसे पड़ा? क्योंकि इन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इसका विकास किया था, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। बिने परीक्षण तो ऑलरेडी अल्फ्रेड बिने का था, उसमें काफ़ी सारे विकास किए गए, उसको काफ़ी उसमें डेवलपमेंट उसका किया गया। उसके बाद उस परीक्षण को स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का नाम दिया गया। 1916 में दोस्तों इसको लेविस टर्मन के द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, सीखने के साधनात्मक अनुबंध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। सीखने का साधनात्मक अनुबंध का सिद्धांत, जिसको कि दोस्तों हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का सिद्धांत, ठीक है ना, थ्योरी ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। अल्फ्रेड बिने, बीएफ स्किनर, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक या फिर हॉल। तो राइट आंसर दोस्तों इसका कौन है? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक दोस्तों ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिनके द्वारा दोस्तों सीखने के को मतलब एक्चुअली क्या था, थ्योरी ऑफ लर्निंग है, तो उसी को सीखने की व्याख्या को बताने के लिए दोस्तों इन्होंने साधनात्मक अनुबंध का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके अलावा दोस्तों इनके द्वारा उद्दीपक अनुक्रिया संबंध यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन उसकी व्याख्या की गई थी,
ठीक, और प्रभाव नियम सिद्धांत भी दोस्तों इनके द्वारा दिया गया था। ठीक, तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखने का साधनात्मक अनुबंध का सिद्धांत, इसको एक्चुअली प्रभाव नियम का सिद्धांत ही बोला जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? प्रसिद्ध पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान, अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का जो प्रकाशन है दोस्तों किसके द्वारा किया गया? अल्फ्रेड बिनेट, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, बीएफ स्किनर, जॉन डेवी। राइट आंसर है दोस्तों इसका एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, इनकी जो पुस्तक का नाम था वो था एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, और इसका दोस्तों इन्होंने सीरीज में निकाली थी ये बुक, और 1914 में दोस्तों इस बुक का प्रकाशन किया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और काफ़ी समय तक दोस्तों ये शिक्षा मनोविज्ञान में एक तरह से महत्वपूर्ण ग्रंथ या एसेट माना गया है, शिक्षा मनोविज्ञान इनकी बुक। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कार्यक्रमित अधिगम यानी कि प्रोग्राम्ड लर्निंग के संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट को किसके द्वारा डेवलप किया गया? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जॉन डेवी, हर्बर्ट बीएफ स्किनर। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है दोस्तों बीएफ स्किनर। देखिए बीएफ स्किनर एक बहुत महत्वपूर्ण अगेन मनोवैज्ञानिक दोस्तों, इनके द्वारा दोस्तों कार्यक्रमित अधिगम यानी कि प्रोग्राम लर्निंग के कॉन्सेप्ट को दोस्तों डेवलप किया गया था। ठीक है ना, अब इसमें कब इसको डेवलप किया गया था ये भी दोस्तों पूछा गया है पहले परीक्षाओं में। 1950 में दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने डेवलप किया गया था। इसमें होता क्या है कि प्रोग्राम लर्निंग है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप बच्चे को आपने क्या करना है, जो लक्ष्य है वहां पर तक पहुंचाना है। हर स्टेप में दोस्तों उसको रेनफोर्समेंट पुनर्बलन दिया जाता है, तब तक दिया जाता है जब तक कि वो अपने फाइनल गोल में नहीं पहुंच जाता है। इन्होंने बिहेवियरल अप्रोच यानी कि व्यवहार परक उपागम पर ज़्यादा ध्यान दिया था, उसको इन्होंने डेवलप किया था, उस विचारधारा को इन्होंने बहुत अच्छे से विकसित किया था। बीएफ स्किनर बहुत इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए, मनोवैज्ञानिक परीक्षण CAVD इंटेलिजेंस टेस्ट किसके द्वारा विकसित किया गया? बहुत अच्छा है दोस्तों ये भी प्रश्न। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में CAVD टेस्ट, जीन पियाजे, बीएफ स्किनर, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, लेटा हलिंगवर्थ। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका अगेन एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है CAVD काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी पॉपुलर भी है दोस्तों ये। तो ये जो परीक्षण है CAVD इनके द्वारा ही दोस्तों निर्मित किया गया था, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। और ये जो दोस्तों यहाँ पर नाम दिख रहा है लेटा हलिंगवर्थ, इनका भी मैं आपको बारे में बता दूं, ये दोस्तों पहली ऐसी महिला वैज्ञानिक थी जिन्होंने प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग किया था, गिफ्टेड चाइल्ड। ठीक है, जिनका बुद्धि परीक्षण में जो IQ था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो उनको दोस्तों पहली बार गिफ्टेड चाइल्ड इनके द्वारा ही बोला गया, प्रतिभाशाली छात्र बोला गया। तो प्रतिभाशाली छात्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेटा हलिंगवर्थ के द्वारा किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगला है, बुद्धि के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसके द्वारा लाई गई? बेंजामिन ब्लूम, जीन पियाजे, जेरोन ब्रूनर या फिर एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। तो राइट आंसर दोस्तों इसका है जीन पियाजे। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार दोस्तों पूछा जाता है। ठीक, तो जीन पियाजे जो कि कह सकते हैं कि इन्होंने ही दोस्तों बुद्धि के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनके द्वारा बोला गया था कि जो बुद्धि का विकास है वो 4 अवस्थाओं में होता है। ठीक, तो शिक्षा मनोविज्ञान के में इन्होंने अपनी एक कॉग्निटिव अप्रोच को लेके दोस्तों ये आए थे। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे के द्वारा दोस्तों किया गया था। तो आज दोस्तों ये 20 प्रश्न आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे और आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पर से नॉलेज मिली होगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही करते हैं, अगली वीडियो में दोस्तों और भी अच्छे प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे, कुछ और भी आगे आपके लिए लेक्चर लेकर आते रहेंगे। अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना इस वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।